नमस्ते साथियों। आज हम बात करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई होती है उसमें उस कार्रवाई में वकील उपस्थित रह सकता है या नहीं, क्योंकि तमाम सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ़ जांच चल रही है वे मुझसे फ़ोन पर ये पूछते हैं कि क्या हम अपने साथ वकील को ले जा सकते हैं जिरह इत्यादि करने को, बहस करने के लिए। तो वैसे कभी कभी हमको लगता है कि वहाँ वकील होना चाहिए, क्योंकि जांचों में बड़े बड़े अधिकारी गवाही देने आते हैं और क्लास 2 या क्लास 1 ऑफिसर उसकी जांच करते हैं। और ऐसे में अगर कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध जांच चल रही है वो क्लास 4 कर्मचारी है, स्वीपर है, कम पढ़ा लिखा है, तो ऐसे में वह कर्मचारी उस अधिकारी से ठीक से जिरह नहीं कर पाएगा और अपना पक्ष प्रस्तुत करने में अपने को कमज़ोर महसूस करेगा। कई बार जो जांच अधिकारी होते हैं उनको भी अधिवक्ता की ज़रूरत महसूस होती है जब मामला बहुत पेचीदा हो, बहुत कानूनी हो या कोई बहुत तकनीकी मामला हो। तो ऐसे मामले में अगर उसे किसी विधि व्यवसायी का सहयोग मिल जाए तो वो काम आसानी से हो सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये जो विभागीय जांच है ये न्यायालय जैसी कार्यवाही नहीं है कि न्यायालय में कोई भी व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, किसी भी ऊंचे से ऊंचे स्तर का हो, वो खुद अपने मामले को प्रस्तुत नहीं करना चाहता, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, चाहे वो कितना ही बड़ा पद पर राजनीतिज्ञ हो, खुद अधिवक्ता हो। लेकिन जब भी कभी उसका मामला न्यायालय में पेश हो तो वो यही चाहता है कि मेरे साथ एक अच्छा सा वकील हो ताकि वो अपने मामले को ठीक से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके। अब हमें देखना ये है कि जो हमारी नियमावलियां हैं क्या उनमें ऐसा कोई प्रावधान है कि कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी का सहयोग जांच के दौरान ले सकता है। उत्तर प्रदेश में हर विभाग की अलग अलग दंड नियमावलियां हैं, पद के हिसाब से अलग हैं, विभाग के हिसाब से अलग हैं। लेकिन आज हम उन मुख्य नियमावलियों की बात करेंगे जिनमें अधिक से अधिक कर्मचारी अधिकारी कवर होते हैं और अधिक से अधिक अधिकारियों पर वो लागू हैं जिनके आधार पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है। तो सबसे पहले हम नियमावली लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दंड एवं अपील नियमावली 1991। इस नियमावली के तहत पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों माने कि फॉलोअर से लेके इंस्पेक्टर रैंक तक के अधिकारियों के आचरण की जांच की जाती है और उन्हें समुचित दंड दिया जाता है। इस नियमावली में कहीं भी किसी के सहयोग की कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा दूसरी नियमावली हमारे यहाँ है ऑल इंडिया सर्विस अनुशासन एवं अपील नियमावली 1969, अखिल भारतीय सेवाएं अनुशासन एवं अपील नियमावली 1969। ये नियमावली केवल IAS, IPS और IFS के अधिकारियों की जांच के संबंध में लागू होती है। अन्य अधिकारियों की जांच इसके तहत नहीं हो सकती है। इसका नियम 8 में व्यवस्था की गई है, कुछ उसका प्रावधान है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक और नियमावली है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999। इस नियमावली के तहत PCS, PPS सभी राजपत्रित अधिकारी और सिविल कर्मचारियों की जांच इसके अधीन होती है।
इस नियमावली में भी इसके नियम 7 में इसका प्रावधान किया गया है। अब हम इनकी बात करेंगे। इन दोनों नियमावलियों में जांच के दौरान एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का प्रावधान किया गया है। जो अखिल भारतीय सेवा नियमावली 1969 है, उसके नियम 8 में है, और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 के नियम 7 में सेम व्यवस्था दी गई है, एक ही जैसी व्यवस्था है। और उसमें ये कहा गया है कि जांच के दौरान, विभागीय जांच के दौरान अनुशासनिक अधिकारी चाहे यदि उचित समझें तो जांच की कार्यवाही संचालित करने के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या विधि व्यवसायी की नियुक्ति की जा सकती है। अगले पैराग्राफ में ये कहा कि यदि सरकारी कर्मचारी को आवश्यकता है तो वह भी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को जो उन नियमावलियों की जानकारी रखता हो, जांच के संबंध में जानकारी रखता हो, उसे बचाव सहायक के रूप में जांच के दौरान उसका सहयोग प्राप्त कर सकता है। ये प्रावधान इसमें दिया गया है। लेकिन इसमें आगे ये कहा गया है कि कोई भी आरोपी कर्मचारी अपने साथ विधि व्यवसायी नहीं ले जा सकता। वो विधि व्यवसायी तभी ले जा सकता है जब अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अभियोजन संचालन के लिए कोई विधि व्यवसायी नियुक्त किया गया हो। अगर उन्होंने जांच के संचालन के लिए कोई विधि व्यवसायी नियुक्त नहीं किया है तो सरकारी कर्मचारी भी अपने सहयोग के लिए विधि व्यवसायी को नहीं ले जा सकता है। अब जो कुछ निर्णय हैं माननीय उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के, उनमें कहा गया कि सभी मामलों में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ न्यायालय में सरकारी वकील होते हैं, वैसे ही जांच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी वही रोल अदा करते हैं। तो वो किन में नियुक्त होंगे वो बताया उन्होंने कि अगर उस जांच की विषय वस्तु बहुत तकनीकी हो, टेक्निकल मामला हो, आरोप पेचीदा या कानूनी प्रश्न अंतर्वलित हो, गबन, लूट, कूट रचना, छल या भ्रष्टाचार का मामला हो, या बहुत बड़ी मात्रा में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना हो, तो ऐसे मामले में जांच अधिकारी के सहयोग के लिए एक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक केस में कहा, ये केस है भगत राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 1983, सर्विस लॉ जर्नल, पेज 323, सुप्रीम कोर्ट। इसमें उन्होंने कहा कि अनुशासनिक अधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की सूचना आरोपित अधिकारी को देगा और उसके अधिकार को भी बताएगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जांच दूषित मानी जाएगी। इसमें यह कहा गया कि जब आरोपी कर्मचारी को आरोप पत्र दिया जाएगा या उसे सुनवाई का नोटिस दिया जाएगा तो उसमें ये लिखा जाएगा कि इस मामले में जांच अधिकारी के सहयोग के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई है और आपको भी ये अधिकार है कि आप चाहें तो अपनी तरफ से अपने सहयोग के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को बचाव सहायक के रूप में अपने साथ ला सकते हैं। और अगर इस बात की सूचना उसे लिखित में नहीं दी गई है और जांच हो गई है तो वो जांच दूषित मानी जाएगी।
एक अन्य केस है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कहा उन्होंने, और ये केस है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बॉम्बे पोर्ट बनाम कुमार राघवेंद्र नाथ नागकर्णी 1983, सर्विस लॉ जर्नल, पेज 464, सुप्रीम कोर्ट। इसमें उन्होंने कहा कि यदि प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में किसी विधि व्यवसायी की नियुक्ति कर दी गई है, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में यदि विधि व्यवसायी की नियुक्ति कर दी गई है, तो आरोपी कर्मचारी को भी ये अनुमति दी जाएगी कि वो चाहे तो अपने सहयोग के लिए विधि व्यवसायी को जांच में साथ ला सकता है। यानी समानता का व्यवहार। अगर राज्य की ओर से अधिवक्ता है तभी वो अपनी तरफ से अधिवक्ता ले जाएगा, और राज्य की ओर से अगर अधिवक्ता नहीं है तो वो अपने साथ अधिवक्ता नहीं ले जा सकता है। एक और केस है जिसमें ये बहुत स्पष्ट कहा कि किन मामलों में विधि व्यवसायी होगा। विधि व्यवसायी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये केस है राम बाबू गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य 1974, सर्विस लॉ जर्नल, पृष्ठ 568। ये बम्बई उच्च न्यायालय का है। इसमें बताया है कि किन मामलों में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विधि व्यवसायी हो सकता है। और वो कौन से मामले हैं? वो मामले हैं अगर मामला बहुत तकनीकी है, पेचीदा है, जिसमें कोई कानूनी प्रश्न अंतर्वलित है, और जिसे आरोपी कर्मचारी ठीक से नहीं समझ सकता, ऐसे मामले में उसको लिए विधि व्यवसायी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और आरोपी कर्मचारी के लिए भी अनुमति दी जा सकती है कि वह विधि व्यवसायी का सहयोग जांच के दौरान प्राप्त कर सकता है। अब बात आती है कि वो कौन सी जांच में प्रस्तुत कर सकता है। ये जो व्यवस्था है प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या विधि व्यवसायी की, ये किस जांच में प्रयोग कर सकते हैं? दो जांच सामान्यतया होती हैं, एक प्रारंभिक जांच और एक विभागीय कार्यवाही। प्रारंभिक जांच की व्यवस्था किसी भी नियमावली में नहीं है। ये जो प्रारंभिक जांच है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय चंपकलाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में प्रारंभिक जांच करने की बात कही गई, और उसमें ये बताया गया कि प्रारंभिक जांच विस्तृत नहीं होती है, उसमें कर्मचारी को जिरह करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। उसमें केवल इतना तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति दायित्वाधीन है जिसके विरुद्ध जांच आगे की जांच की जाए। तो प्रारंभिक जांच बहुत ही सूक्ष्म जांच होती है, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस इतना निर्धारित करना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिस पर विभागीय कार्रवाई की जा सके। तो ऐसे मामले में जो प्रारंभिक जांच के मामले हैं उनमें प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। जब विभागीय कार्रवाई होगी, प्रारंभिक जांच के बाद जब विभागीय कार्रवाई होगी, जितनी हमारी नियमावलियां हैं उन सब में विभागीय कार्रवाई की बात कही गई है, प्रारंभिक जांच की बात नहीं है। तो इसीलिए ये स्पष्ट रूप से निश्चित है कि जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी है या जो विधि व्यवसायी है वो सरकार की ओर से नियुक्त किया जाए या फिर आरोपी कर्मचारी को अनुमति दी जाए, वह केवल विभागीय कार्यवाही में ही हो सकती है और अन्य किसी कार्यवाही में नहीं हो सकती। जय हिंद।